वो भी तो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर विभिन्न प्लेटफॉर्म में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। किस संवैधानिक पद पर है, उनको यह कहने का अधिकार क्या है? इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं परिणत होता है तब तक किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगी। लेकिन ये विधिक रूप से कानून के दायरे में आने वाली चीज़ें अगर नहीं हैं तो इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए। साथ ही हमने यह स्पष्ट देखा कि किसी का भी बगैर पक्ष सुने हुए नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं किया सकता है। इसलिए निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले को सुनना होगा। और इन तमाम बातों के उपरांत अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय और हमारे न्यायालय इस देश में कानून की व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं, और यदि सरकारों को, संवैधानिक संस्थाओं को कानून के समझने में कोई परेशानी आती है तो वैसी स्थिति में उसकी व्याख्या के लिए माननीय न्यायालय मौजूद है, और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इस मामले में सुस्पष्ट व्याख्या करेंगे। अलावे अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में। आदरणीय रघुवर दास जी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हाय तौबा मचाए हुए हैं। आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल के दरमियान 5 वर्षों में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, यह आप तमाम लोगों के नज़र में है, पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो मामले मैनहर्ट के हों, चाहे वो मामले टॉफ़ी और बिस्किट और टी शर्ट के हों, चाहे वो अन्य मामले हों। बहुतेरे मामले ऐसे रहे जिन मामलों में निश्चित रूप से भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और यदि मामले उभर कर सामने आए हैं तो उसका भी निश्चित रूप से आज नहीं कल समाधान होगा और जांच एजेंसियां उसमें अपना स्पष्ट मंतव्य देंगी। आपके माध्यम से एक और नया शब्द मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं। ओफाज नाम सुना है आपने? सुना है? उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नहीं आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, एक बड़ा नामालूम सा विभाग है, ओफाज। इस ओफाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तौर तरीके झारखंड के किसानों को सिखाए जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के बजाय नेताओं की हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप ओफाज को भी सुनेंगे और अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी जो हमारे ज़िले से ही आते हैं, मैं उनके ही ज़िले का निवासी हूँ, वो भी तो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर विभिन्न प्लेटफॉर्म में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। किस संवैधानिक पद पर है, उनको यह कहने का अधिकार क्या है, ये नहीं मालूम है। पता नहीं, गर्मी ज़्यादा चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, दौड़ धूप कर रहे हैं बाहर में, तो हो सकता है बोल गए हों। लेकिन मैं एक बात उनके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता और शुचिता की बात वो करते हैं, वो नैतिकता और शुचिता की बात 2006 तक उनके मुंह से अच्छी लगती थी। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर 2004 में वो निर्वाचित हुए थे, और जब उनको झारखंड विकास मोर्चा बनाना था तो 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया था, और जेवीएम के नाम से वो चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़के जनता के माध्यम से जीत कर आए थे। तब तक ये नैतिकता की बातें उचित थी। लेकिन कुतुब मीनार का बयान हो, हरिद्वार का बयान हो, मोदी जी के खिलाफ बयान हो कि दोबारा आ गया है, जो 19 में अगर आ गए तो देश में कटोरा लेके मांगने के लिए विवश कर देंगे। इन तमाम बयानों के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजधनवार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़के, जहां से वो जेवीएम के विधायक बने, आज वो पूरी तरीके से राजनीतिक शुचिता और नैतिकता को त्यागते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। यदि उनको राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का इतना ही ध्यान था तो वो इस्तीफा देते, और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर सदन में आते, तब हमें लगता कि नैतिकता और शुचिता की बात करने का उनको अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता और शुचिता की दुहाई बाबूलाल जी दे रहे हैं, वो कतई उस बात को करने के लिए लाजिम नहीं है। और रघुवर बाबू के अलावे और भी बहुत मामले हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो जाए, सिर्फ मैं बोलूँ वो उचित नहीं है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये
आप लोगों को आशंका है क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर ही फैसला ले लेगा? देखिए, आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की जो दशा है, संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग को टीएन शेषन के पहले तक लोग नहीं जानते थे। टीएन शेषन के आने के बाद इस देश को यह पता लगा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके कंधे पर निष्पक्ष चुनाव की जवाबदेही है। लेकिन हालिया दिनों में जो हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप देखे हैं, उस क्रियाकलाप से हमें भी यह आशंका लगती है कि नेतृत्व के दबाव में, पॉलिटिकल केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हो सकता है कि वह ऐसा एक पक्षीय फैसला करने को बाध्य हो। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत का ये विधि द्वारा स्थापित संविधान न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की ताकत देता है और हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सक्षम न्यायालय में कानून की व्याख्या के लिए जाएंगे। इसमें तो मैंने सुना है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी कंसेंट ले, उसके बाद फैसला ले। आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। जो गवर्नर का इंटेंशन है, आपको क्या लगता है गवर्नर का इधर? नहीं, इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं परिणत होता है तब तक किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, वह नैरेटिव कहीं न कहीं ये दिखाने को का प्रयास है कि ये सरकार कल चली जा रही है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि प्री पोल अलायंस में चुनाव पूर्ण किए गए इस गठबंधन को झारखंड की जनता ने 47 सीटें दी हैं और 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यह डिक्टेट या रूल नहीं कर सकती है कि इस प्रदेश में शासन किसका होगा। जनता जनार्दन मालिक है और जनता जनार्दन ने 19 के चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है और किसी भी परिस्थिति में मैं यह मानता हूं कि यह फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगा। इतनी बाजार में क्राइसिस है पैसे की, उस वक्त कम से कम फोटोकॉपी दुकानदारों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कल भी कुछ कागज लेकर लहराते हुए देखे गए थे बाबूलाल मरांडी। तो वो कागज तो पहले जब 5 साल रघुवर जी के सरकार था तो उस समय भी उसी तरह के कागज लहराए गए। कम से कम एक चीज तो अच्छा है कि छोटे से दुकानदार होते हैं फोटोकॉपी के जो करने वाले लोग, उनको व्यवसाय मिल रहा है और हमारी चाहत है कि इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यवसाय में सहयोग करते रहे, ताकि क्योंकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ पेपरलेस हो गया है, तो उस वक्त में कम से कम इस जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उस व्यवसाय को भी थोड़ा सर्व कर पाए, इसके लिए उनको बधाई। सुदीप जी, मैंडेट की बात आती है, मैंडेट क्या ये अलाउ करता है कि मुख्यमंत्री व्यवसाय में उनके जो लोग हैं उनकी वाइफ को बिल्कुल मैं सहमत आपकी। प्रेस सलाहकार उनके आमंत्रित करें, मैंडेट, हाँ मैंने सवाल सुन लिया। जनता के मैंने भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, मैं और लोग क्या करेंगे अगर मुख्यमंत्री ही व्यापार? वही मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने सुन लिया आपकी बात को, और लोग क्या करेंगे उसी पर मैं बोल रहा हूँ। मैंडेट या सार्वजनिक जीवन शुचिता के साथ यह अलाउ करता है कि विधिक कोई भी व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, वो इनकम टैक्स नहीं मार रहा हो, वो सेल टैक्स नहीं मार रहा हो। कहीं ये नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भगवा पहन लेना चाहिए और लंगोटे में सदन जाना चाहिए। आपका निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक नागरिक की हैसियत से रोजगार करने की ताकत को एंजॉय करता है, जो ताकत एक आम नागरिक के तौर पर दी गई है। रह गया सवाल इस बात का कि यह व्यवस्था अगर गैर कानूनी है तब यह दंडनीय अपराध है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद व्यापार करता है और व्यापार कानूनी दायरे में करता है तो ये कहीं से नहीं है। क्या मनीष जायसवाल जी व्यापार नहीं करते हैं? सुदेश घर वाले लोग करेंगे और लोग भी हैं। क्यों, आपको किसने रोका है? जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे, नहीं, जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे तो ये सवाल आपने किया था। उनकी पत्नी तो नहीं कर रही है, या वो कोई
दायित्व पे तो नहीं है। नितिन गडकरी साहब की एक बड़ी कंपनी है, सुदेश महतो साहब सुदर्शन ग्रुप में शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नैतिकता और शुचिता के मामले हो सकते हैं, लेकिन ये विधिक रूप से कानून के दायरे में आने वाली चीजें अगर नहीं हैं तो इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए। किसी भी को व्यवसाय करने का अधिकार है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों, चाहे उनके प्रतिनिधि हों, चाहे उनकी पत्नी हो। रह गया सवाल इन बातों को खोज कर निकालने का, तो ये तो कहानी शुरू हुई है। अब जरा आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि किनके कौन लोग कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। उस समय ये सवाल कीजिएगा। हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ। मैंने अपने अभिभाषण में अपनी बात में स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शुचिता के अनुरूप उन्हें यह लगा कि इसका अभ्यर्पण कर देना चाहिए, इसको और कंटिन्यू करके फायदा नहीं। मैंने स्पष्ट कहा कि 80 डेसिमल की ये लीज थी और ब्लैक स्टोन की लीज थी। तो सवाल इस बात का उठता है कि हमें ये लगा कि नहीं, मुख्यमंत्री के पद पर इन चीज़ों को कंटिन्यू करके फायदा नहीं। लेकिन अगर हमारी छुपाने की मंशा होती तो इलेक्शन एफिडेविट में ये चीज़ें नहीं आती। और रह गया सवाल जो प्रश्न आपने किया था ना, ये मोमेंटम झारखंड की आरटीआई से निकाली हुई कुछ चीज़ें हैं। अगली मुलाकात में आपको मैं बड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ज़मीन का अलॉटमेंट 1 रुपया में कब हुआ और कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब का था, और उसमें झारखंड की कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन झारखंड की कंपनियों में कौन कौन लोग डायरेक्टर, ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। तब आप निश्चित रूप से यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कीजिएगा कि सब आप ही के लोग का काम करेगा तो हम खाली पत्रकारिता करेंगे। सुदेव जी, ये आप बताएंगे, सत्ता आपके पास है, सरकार आपकी है, तो बताने की क्या जरूरत है? एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक ही किस्त में नहीं, नैतिकता की बातें। मैंने ये कहा किसी भी जनप्रतिनिधि के परिजनों को व्यापार करने का अधिकार है, अगर वो कानूनी दायरे में व्यापार कर रहे हैं तो हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे इस बात को कि किनके कौन लोग कहाँ कहाँ किस 1 रुपए की जमीन आवंटन से लाभान्वित हुए हैं, हम ये बताएंगे। यहाँ तो पद का दुरुपयोग का मामला है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है। अगर पद के दुरुपयोग का मामला होता तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नाइने की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव बनाना, ऑप्टिक्स सेट करना है कि इस चल रही सरकार के कामकाज में रोड़ा डाला जाए और जो छवि लेकर हेमंत सोरेन चले उस छवि को टिंट किया जाए और इस सरकार को अस्थिरता की तरफ ढकेला जाए। अब मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि 29 दिसंबर 2019 को जब शपथ ली गई थी उसके अगले दिन लोगों ने ये कहा कि ये सरकार गिर जाएगी, और अभी हम लोग 29वें महीने में। एक सवाल है, बेचैनी कतई नहीं बढ़ी हुई है। हम ये स्पष्ट मानते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में बेहतर काम करने के एवज में बेचैनी जिनकी बढ़ी हुई है वो लोग तमाम तरह के वितंडे खड़े कर रहे हैं, वो लोग तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। हम ये स्पष्ट मानते हैं कि बाबूलाल जी सत्ता से बहुत दिन दूर रह लिए हैं, तो बाबूलाल जी सत्ता से जब बहुत दिनों तक दूर रह जाते हैं तो उनकी पूरी जद्दोजहद इस बात के लिए बढ़ जाती है कि कैसे वो सत्ता के केंद्र तक जाएं। और बड़ा ये दुर्भाग्य उनका है 2004 के बाद से 3 के बाद से कि जब वो सत्ता की तरफ जाने की जद्दोजहद करते हैं तब तक वो सत्ता से और हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। अब रह गया सवाल भाजपा का। बाबूलाल जी तो यह सोच रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी भी यही सोच रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब भी यही सोच रहे हैं? मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं। और बाबूलाल जी की बातों को तो बहुत गंभीरता से लोगों ने लेना कम कर दिया है, क्योंकि उनके बयानात ही इस तरीके के आते हैं कि जब वो अपने पूर्व के बयानों पर कायम नहीं रहे हैं तो हाल के बयानों पर भी कायम नहीं रहेंगे, ये माना जाता है। अच्छा, उन्होंने एक और बयान दिया था कि 1 करोड़ जिस दिन बसंत सोरेन को नहीं आता, रात में नींद नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बाबूलाल जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनके जो भ्राताश्री हैं नूनलाल मरांडी, मैं अपने मुंह से नहीं, पता लग जाएगी। क्या है
बता दीजिए आप। मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उन्होंने तो बोल उन्होंने देखिए बाबूलाल जी को एक रोजगार तो कम से कम मिला कि वो बसंत सोरेन जी का 1 करोड़ रुपया गिनने का। आप लोग जो आदमी बेरोजगार हो गया हो उसको यदि कोई रोजगार दे रहा है तो इसका तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए।